हेलो बच्चों माई सेल्फ डॉक्टर रजनी, योर सोशियोलॉजी टीचर। सोशियोलॉजी में बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, और इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट के लास्ट पॉइंट में मैंने आपको समझाया था कि जनसांख्यिकी संबंधी कुछ सिद्धांत और संकल्पनाएं किस प्रकार की होती हैं, ठीक है। और उन्हीं को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ जो मैंने 4 प्रकार के सिद्धांतों के विषय में लिख रखा है, इन 4 प्रकार के सिद्धांतों के विषय में हम लिखेंगे और उन सिद्धांतों की फिर आलोचना भी हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ मैंने केवल पॉइंट लिखे हैं और जो मैं अब समझाऊंगी आपको डिटेल में, वो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। ध्यान से सुनने के बाद आपको नोट डाउन करना है समझ करके, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई समझ में नहीं आता है कुछ बात, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। सबसे पहले हमने लिया है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। माल्थस ने सन 1798 में 1798 में अपनी पुस्तक एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। उसमें क्या किया था, इन्होंने जनसंख्या वृद्धि के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो उस समय अत्यंत विवादित विषय रहा था, ठीक है। माल्थस एक सुप्रसिद्ध विचारक एवं महान गणितज्ञ थे और यूरोप में पादरी भी थे, ठीक है, पादरी रह चुके थे, तथा अपने पिता के आशावादी विचारों के विपरीत, यानी कि इनके जो पिता थे वो आशावादी विचारों के थे और उनके विपरीत ये कैसी विचारधारा के थे, या वो विचार किस प्रकार के थे इनके, निराशावादी विचार, ठीक है। ये निराशावादी सोच वाले चिंतक थे और इनके इस सिद्धांत को कॉन्डोरसेट जो विद्वान हुए हैं तथा गोडविन भी, दोनों विद्वान जो हुए हैं, ये उनके विचारों के प्रति एक प्रतिक्रिया माना गया था, यानी उनके विचारों के अपोजिट इनके के जो है विचारों को, सिद्धांतों को मान लिया गया था उस टाइम। इन दोनों विद्वानों ने मानव के उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हुए इस बात पर बल दिया था, किन दोनों ने, कॉन्डोरसेट और जो है गोडविन, ठीक है, कि यदि मानव अमृत को प्राप्त नहीं हो पाएगा तथापि उसकी जीवन अवधि बढ़ जाएगी। इसके विपरीत जो माल्थस का कहना था वो क्या था, कहना था कि अत्यधिक जनसंख्या निर्धनता एवं मुसीबत की जड़ है या माँ है, ठीक है, और यह अनेक बुराइयों का भी दूसरा नाम है। माल्थस ने अपने सिद्धांतों में 2 बातों पर बल दिया था। कौन कौन सी बातों पर? सबसे पहले मानव अस्तित्व के लिए भोजन अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? भोजन। दूसरा, विषम लिंगीय जो थे, विषम लिंगियों के बीच यौन उत्तेजना आवश्यक है और यह लगभग अपनी वर्तमान स्थिति में ही बनी रहेगी, ठीक है बच्चों। ये 2 प्रकार के सिद्धांत जो माल्थस ने दिए थे उन पर बल दिया था, दोनों मैंने बताए आपको अभी। आगे हम लेते हैं, माल्थस के सिद्धांतों में जनसंख्या तथा उत्पादन के अनुपात के आधार पर जनसंख्या के आकार की व्याख्या की गई है। इनके अनुसार जनसंख्या में वृद्धि की शक्ति भूमि की उत्पादन शक्ति से कहीं अधिक है, ठीक है। और जनसंख्या में वृद्धि तो ज्यामितीय अनुपात में होती है, यानी जो जनसंख्या की प्रोग्रेस होती है वो इन्होंने ज्योमेट्रिकल अनुपात में बताई है, जबकि खाद्य सामग्री यानी जो खाने वाली वस्तुएं हैं उनकी जो वृद्धि होती है इनके अनुसार गणितीय यानी अर्थमेटिकल अनुपात में बढ़ती है, ठीक है। समझ गए होंगे बच्चों आप। ये जो इन्होंने 2 प्रकार की जो वृद्धि बताई है और आवश्यकताएं बताई है, वो इन्होंने बताई है कि जो खाद्य सामग्री वाली है वो तो अर्थमेटिकल अनुपात में बढ़ती है, और जो जनसंख्या की वृद्धि है, जो लोगों की वृद्धि है, यानी जन्म दर, जो जन्म होते हैं वर्ल्ड में या संसार में, वो ज्योमेट्रिकल अनुपात में होती है।
दूसरे शब्दों में बच्चों हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार होती है। मान लीजिए संख्या में दे रही हूँ 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64, यानी 1, 2, 4, 8 और फिर 16 और फिर 32, उसके बाद 64। इस प्रकार से जो है वृद्धि का क्रम बढ़ता जाता है जनसंख्या वृद्धि का। जबकि जो खाद्यान्न वस्तुओं की वृद्धि है वो किस प्रकार होती है, वो होती है 1, 2 और 3, 4 और 5, 6, 7, इस प्रकार से जैसे हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं कि मानव समाज में भोजन संबंधी संकट से बचने के लिए इन दोनों अनुपातों में संतुलन होना अनिवार्य है, जो अनुपात मैंने ये बताए हैं। ठीक है, इसके लिए या तो समाज को जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी पड़ेगी या लगानी पड़ती है, अथवा प्रकृति इस पर रोक लगाती है, यानी प्रकृति जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाए। और दूसरे हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के दो ढंग हैं, ढंग यानी तरीके। एक तो प्रतिरोधात्मक अवरोध, दूसरा नैसर्गिक अवरोध। ठीक है, परिवार नियोजन, संतति निरोध आदि प्रथम प्रकार के प्रतिरोधों के तथा अकाल, बाढ़ एवं बीमारियां द्वितीय प्रकार के अवरोधों के उदाहरण हैं। और यदि माल्थस का सिद्धांत भारत पर लागू किया जाए, इंडिया पर, ठीक है, तो भारत में जनाधिक्य की समस्या दिखाई देगी, यानी जो जनसंख्या की वृद्धि है वो दिखाई देगी। ठीक है, और आगे हम समझ सकते हैं कि इन्होंने जो बताया है कि जो खाने की सामग्रियां हैं वो तो जो है 1, 2, 3 के क्रम में बढ़ती हैं, जबकि जनसंख्या वृद्धि 2, 4, 8 के क्रम में बढ़ती है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों में प्रथम 25 वर्षों में जो इन्होंने रिसर्च की है, खाद्य पदार्थों में जो प्रथम 25 वर्ष है व्यक्ति के, उसमें जनसंख्या में बराबर वृद्धि होती है। ठीक है, जबकि अगले 25 वर्षों में, नेक्स्ट जो 25 ईयर्स आएंगे व्यक्ति के, उसमें जनसंख्या तो पहले की तरह तुलना में 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, परंतु जो खाद्य सामग्री की वृद्धि है वो केवल 4 गुना होती है। ठीक है, 100 वर्षों के इसी अनुपात में के कारण खाद्य पदार्थों की तुलना में जनसंख्या 16 गुना हो जाती है। समझ गए? ठीक है, यदि जनसंख्या वृद्धि पर मनुष्य स्वयं कृत्रिम नियंत्रण नहीं करता है, यानी स्वयं रोक नहीं लगाता है, तो प्रकृति स्वयं नैसर्गिक अवरोधों जैसे कि फिर प्रकृति करेगी, कैसे करेगी? बाढ़ से, महामारी से, अकाल से और भूकंप इत्यादि जो प्राकृतिक विपत्तियाँ होती हैं से जनसंख्या वृद्धि पर रोक देती है। कौन? प्रकृति। अब आता है बच्चों इसका सिद्धांत की आलोचना। सिद्धांत की आलोचना में हमने लिया है, माल्थस के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। एक तो सभी समाजों में जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में नहीं होती, जो कि इन्होंने बताई है कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो ज्योमेट्रिकल अनुपात में होती है, और न ही खाद्यान्न में वृद्धि जो गणितीय अनुपात में होती है। जो अभी आपको समझाया था मैंने, जो खाद्यान्न में वृद्धि होती है वो गणितीय अनुपात में होती है, इनके अनुसार वो भी जो है नहीं होती। विभिन्न देशों की जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति आय को यदि ऐतिहासिक क्रम में देखा जाए तो माल्थस के सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। ठीक है, माल्थस के सिद्धांत को जो है ओके नहीं माना जाता एक तरह से। ठीक है, क्लियर नहीं माना जाता। इस सिद्धांत में हम देखेंगे कि श्रम शक्ति, वैज्ञानिक साधनों इत्यादि की उपेक्षा की गई है, यानी उन्हें निगलेक्ट किया गया एक तरह से, तथा जनसंख्या वृद्धि को सदैव हानिकारक माना गया है। ठीक है, ये आप समझ भी गए होंगे कि इन्होंने जनसंख्या वृद्धि को बहुत ज़्यादा हानिकारक माना है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद माल्थस के सिद्धांत की अनदेखी जो है हम नहीं कर सकते, या इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। अनेक विद्वानों का आज भी ये कहना है कि आलोचना से जो है माल्थस का सिद्धांत और अधिक दृढ़ हुआ है।
तथा आज भी वह अपने स्थान पर अडिग है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा सैडलर का जनसंख्या का सिद्धांत। सैडलर ने जनसंख्या की घनत्व तथा सुख और समृद्धि के आधार पर माल्थस से भिन्न यानी माल्थस से के विपरीत एक तरह से अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानवीय सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है। इससे प्रजनन दर कम हो जाती है। ठीक है। एकांत की सुविधाओं के अभाव में प्रजनन दर कम होती है, यानी जो बच्चे पैदा करने की जो दर है या बच्चे पैदा होने की जो जन्म दर है वो कम होती है। जो और साथ ही कम जनसंख्या घनत्व एवं सुख सुविधाओं के अभाव वाले समाज में प्रजनन दर अधिक होती है। इसके आधार पर सैडलर ने यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि जैसे जैसे हम शिकारी अवस्था से आज की औद्योगिक अवस्था के विकास की ओर बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि मानव संपन्नता तो बढ़ गई है, यानी कि मानव संपन्न तो हो गया है, परंतु प्रजनन क्षमता कम हो गई है। लेकिन जो प्रजनन करने की उसकी क्षमता है वो जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब इस सिद्धांत की हम लेंगे आलोचना। ठीक है। सैडलर का सिद्धांत भारत एवं चीन सहित ऐसे अनेक देशों पर लागू नहीं होता। ये आप भी जानते हैं कि भारत की भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और चीन की भी, तो इन देशों पर इनका सिद्धांत लागू नहीं होता, जिनमें जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है तथा प्रजनन दर भी काफ़ी ऊंची है। चीन ने अनेक प्रयासों से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर लिया है तथा भारत भी इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। माल्थस के सिद्धांत के विपरीत अपोजिट के एकदम कुछ विद्वानों ने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार आदर्श जनसंख्या इतनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, जिससे सभी को रोजगार प्राप्त हो सके तथा प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो, यानी जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रत्येक व्यक्ति की आय है, उसमें भी वृद्धि हो सके। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में जो है विद्वान हुए हैं कैनन, साउंडर्स, ठीक है, और सिजविक, डाल्टन और रॉबिन्स प्रमुख रहे हैं। और डाल्टन के अनुसार यदि हम देखें तो आदर्श जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रॉबिन्स जो विद्वान हुए उन्होंने कहा है कि आदर्श जनसंख्या उसे कहते हैं जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन संभव हो सके जिससे। आज इस आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत को ही अधिक मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है। भिन्न जो देशों के लिए आदर्श जनसंख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। जो अलग अलग देश हैं उनके लिए आदर्श जनसंख्या की जो का अनुपात है वो भी अलग अलग हो सकता है। साथ ही यह कभी स्थिर नहीं रहती। स्थिर क्यों नहीं रहती? क्योंकि मृत्यु भी होती रहती है और जन्म भी होते रहते हैं, अपितु निरंतर परिवर्तित होती रहती है, यानी चेंजेबल है ये कौन? जनसंख्या। देश के उत्पादन के साधनों के अनुपात के आधार पर यह कम और ज़्यादा भी होती रहती है। अब आता है इसके सिद्धांत की आलोचना। इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है बच्चों। आलोचकों का इस सिद्धांत के लिए मत है कि यह सिद्धांत केवल आर्थिक तत्वों को महत्व प्रदान करता है। इकोनॉमिकल जो तत्व हुए हैं उनको जो है महत्व देता है, यह महत्व प्रदान करता है तथा अन्य सभी तत्वों की उपेक्षा करता है। इतना ही नहीं, अनुकूलतम जनसंख्या का अनुमान लगाना कठिन है तथा प्रति व्यक्ति आय में
वृद्धि ही किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या का आधार नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। जनसांख्यिकीय एक मुख्य सिद्धांत, ठीक है, इसका एक मुख्य सिद्धांत जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत भी है। ठीक है, जनसांख्यिकी का इस सिद्धांत की मान्यता है कि किसी देश की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का संबंध किससे माना है इन्होंने? आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से होता है। जो आर्थिक विकास के सारे स्तर होते हैं उनसे होता है। इस सिद्धांत के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रत्येक समाज जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। ठीक है, जिसका संबंध विकास से होता है, अर्थात विकास की जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप का निर्धारण, विकास ही जो है जनसंख्या वृद्धि के जो स्वरूप है उसके रूप का निर्धारण करता है। और इस सिद्धांत की यह भी मान्यता है कि जनसंख्या वृद्धि के 3 मौलिक या बुनियादी चरण होते हैं। जो जनसंख्या है हमारी उसकी वृद्धि के इन्होंने 3 मौलिक या बुनियादी बेसिक चरण माने हैं। प्रथम क्या माना है? प्रथम चरण में इन्होंने समाज अल्प विकसित तथा तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। ठीक है, समझ गए? इस चरण में जनसंख्या वृद्धि भी कम होती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? क्यों कम होती है? क्योंकि इसकी स्थिति में संबंधित समाज में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही काफ़ी ऊंची होती है। अतः दोनों के बीच में एक कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता या नहीं होता। इस स्थिति में जनसंख्या वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं होती। और प्रथम चरण के उपरांत आता है जो चरण आता है उसे संक्रमणकालीन चरण कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में समाज पिछड़ी अवस्था में से उन्नत अवस्था में जाता है। ठीक है, उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक या बहुत अधिक होती है, वृद्धि और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, किसकी? जनसंख्या की। इस वृद्धि का एक मुख्य कारण यह है कि इस अवस्था में रोग नियंत्रण, जन स्वास्थ्य तथा उत्तम पोषण के अच्छे तरीकों को अपनाकर मृत्यु दर को बहुत कम कर लिया जाता है। किससे कम कर लिया जाता है? उत्तम तरीकों को अपना करके। किसके? जन स्वास्थ्य के, रोग नियंत्रण के और उत्तम पोषण के अच्छे नियमों को अपना करके। परंतु जन्म दर को उसी अनुपात में कम नहीं किया जाता। मृत्यु दर को तो वो जो है कम कर लेते हैं अच्छे तरीके अपना करके, लेकिन जो जन्म दर है उसको के अनुपात को ये लोग कम नहीं कर पाते। इस असंतुलन के कारण जो ये असंतुलन होता है जन्म दर का और मृत्यु दर का कारण, इसी चीज़ों के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगती है। क्योंकि जो मृत्यु दर है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन जो जन्म दर है वो निरंतर वृद्धि करती रहती है। मृत्यु दर को तो कम कर लिया जाता है अच्छे तरीके अपना करके, लेकिन जो वृद्धि की दर है जनसंख्या की उसको कम नहीं किया जाता। इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है? इस स्थिति को ही जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति माना गया है। नेक्स्ट आता है इसमें जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से तीसरा चरण, यानी जो आदर्श चरण हम इसे मान सकते हैं। और इसमें क्या होता है? इसे आदर्श चरण मान लेते, लेकिन इस चरण में जनसंख्या की विशेष वृद्धि नहीं होती, अर्थात जनसंख्या प्राय स्थिर हो जाती है, यानी उसकी वृद्धि नहीं होती, जितनी थी उतनी ही जनसंख्या रह जाती है। इस प्रकार के उन्नत समाजों में जन्म दर
तथा मृत्यु दर दोनों नीची रहती हैं। ठीक है, अतः दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता तथा जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जनसंख्या में कोई चेंज नहीं होता। और बच्चों, जनसंख्या के आकार संबंधी, ये आकार संबंधी सिद्धांत थे जो उपयुक्त सिद्धांत अभी पढ़े हैं आपने। इन सिद्धांतों के विश्लेषण करने से हमें स्पष्ट होता है कि कोई भी सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये मैं जोर दे करके समझा रही हूँ। इसीलिए कोई भी सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि जनसंख्या के आकार को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों, उपलब्ध सुविधाओं तथा प्रयासों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के आकार के निर्धारण को सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इससे अगला पॉइंट आपका रहेगा ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं। ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे कि जनसांख्यिकी अध्ययन में यह भी जानना आवश्यक होता है कि किसी देश की जनसंख्या का कितना भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है तथा कितना नगरीय क्षेत्रों में। इससे संबंधित आंकड़ों से अनेक तथ्य जाने जाते हैं। भारतीय जनसंख्या ग्रामीण नगरीय विभिन्नताओं को जानने के लिए ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों के लक्षणों, उनके अंतर तथा आपसी संबंधों को जानना भी बहुत आवश्यक है। भारत में अधिकांश जनसंख्या जैसा कि आप जानते हैं ग्रामों में निवास करती है, परंतु वर्तमान समय में ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में स्पष्ट अंतर नहीं रह गया है। ठीक है, देखने को स्पष्ट अंतर नहीं दिखाई देता। दोनों ही क्षेत्रों में एक दूसरे की विशेषताएं देखी जा सकती हैं। ठीक है, इन समस्त तथ्यों का भारतीय संदर्भ में विस्तृत विवरण हम जो है पढ़ेंगे। किस प्रकार पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लेंगे समुदाय, अर्थ एवं परिभाषा। बच्चों, समुदाय जो है आप पहले ही पढ़ चुके हैं। समुदाय शब्द को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, कम और म्यूनिस। कम का अर्थ है एक साथ यानी टुगेदर तथा म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना, टू सर्व। इस प्रकार कम्युनिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ एक साथ सेवा करना है, टू सर्व टुगेदर है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है, जो एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं तथा जो परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं, समुदाय कहलाता है। ठीक है, आगे हम लेंगे समुदाय की परिभाषा। यहाँ मैं आपको मैकाइवर एवं पेज के अनुसार दी गई परिभाषा समझा रही हूँ, वो आप ध्यान से सुनेंगे और फिर लिखेंगे। जब किसी समूह के सदस्य, चाहे वह समूह छोटा हो या बड़ा, इस प्रकार एक साथ रहते हैं कि उनका एक साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या विशेष स्वार्थ से नहीं होता, वरन उनके साथ साथ रहने की आधारभूत बात भी एक सी होती है, तब हम उस समूह को समुदाय कहते हैं। ठीक है, और बोगार्ड्स के अनुसार अगर समुदाय की हम डेफिनेशन लेते हैं तो उन्होंने कहा है समुदाय एक ऐसी सामाजिक समूह है जिसमें जो है हम की भावना का कुछ न कुछ अंश पाया जाता है और जो भी एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। इससे अगला हमारा पॉइंट रहेगा ग्रामीण समुदाय के प्रमुख लक्षण। ठीक है, ये बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, सिद्धांत के भी और ग्रामीण नगरीय विभिन्नताओं की भी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और
नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।